स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को देखेंगे जिसका नाम है फ्रैक्चर्ड। चलिए शुरू करते हैं। रे मुनरो अपनी पत्नी जोआन और अपनी बेटी पेरी के साथ अपने ससुराल से घर जा रहे हैं। यह थैंक्सगिविंग का दिन है। युगल अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं और पेरी अपने हेडफोन पर संगीत सुनती हुई पिछली सीट पर बैठी है। जोआन रोने लगती है, यह जानकर कि उनकी शादी खत्म होने वाली है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, पेरी के हेडफोन काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए युगल बहस करना बंद कर देता है और पेरी के साथ उसका मनोरंजन करने के लिए गाना गाता है। कुछ देर बाद पेरी को बाथरूम जाना है। रे एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है। जोआन पेरी को वॉशरूम में ले जाती है और रे पेरी के हेडफोन के लिए बैटरी, जोआन के लिए एक कोक और कॉफी खरीदने जाता है। हालांकि उसके पास पैसे की कमी है, इसलिए वह बैटरी छोड़ देता है और अपने लिए 2 शराब की बोतलें लाता है। कार में वह जोआन से झूठ बोलता है कि स्टोव में बैटरी नहीं है। रे कार स्टार्ट करने ही वाला होता है जब पेरी ने नोटिस किया कि उसका मेकअप मिरर गायब है। जब वे इसे कार में नहीं पाते हैं, तो जोआन इसे वॉशरूम में देखने जाती है। रे पेरी की सीट के नीचे जांच करने के लिए उठता है लेकिन गलती से कॉफी गिरा देता है। पेरी कार के बाहर है। जैसे ही रे विचलित होता है, पेरी पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भटक जाती है। वह एक गुब्बारा देखती है और उसके पास जाती है। तभी एक कुत्ता उसके पास आता है। वह मदद के लिए रे को बुलाती है। जैसे ही पेरी पीछे हटती है, वह कुत्ते और एक कंस्ट्रक्शन गड्ढे के बीच फंस जाती है। रे अंत में कुत्ते को नोटिस करता है और पेरी को एक ही जगह खड़े रहने को कहता है और धीरे धीरे कुत्ते की दिशा को अपनी ओर करने की कोशिश करता है। जैसे ही रे उस पर पत्थर फेंकता है, पेरी डर जाती है और गड्ढे में गिर जाती है। रे उसे बचाने के लिए दौड़ता है और वो भी गड्ढे में गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है। वह कुछ सेकंड बाद उठता है और देखता है कि जोआन उनकी ओर दौड़ रही है। पेरी उसके बगल में बेहोश पड़ी है, जबकि जोआन उसे चोटों के लिए जांचती है। रे अभी भी सदमे में है और कुछ नहीं कहता है। जोआन रोते हुए उसके पास आती है, लेकिन वह उसे एक तरफ धकेल देता है। रे अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वह आंखें खोलता है, तो सब कुछ सामान्य लगता है। पेरी अपनी आंखें खोलती है और वह राहत की सांस लेता है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए रे धीरे से पेरी को उठाता है और उसे कार में ले जाता है। जोआन का सुझाव है कि वे एक एम्बुलेंस बुलाएं, लेकिन रे पास में एक अस्पताल को देखने का दावा करता है। जब वे अस्पताल जाते हैं, रे लगभग दूसरी कार से टकरा जाता है। पेरी जोआन के साथ पीछे की सीट पर है और बहुत दर्द में है। जब परिवार अस्पताल पहुंचता है, तो जोआन और पेरी वेटिंग एरिया में बैठते हैं जबकि रे उनकी फॉर्म भरता है। अस्पताल में भीड़ होती है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहती है। जैसे ही वे तीनों प्रतीक्षा करते हैं, पेरी दर्द में फुसफुसाती है। रे फिर से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और दूसरों की तुलना में पहले भेजने के लिए कहता है। हालांकि वह उससे सिर्फ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करवाती है और उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। वह वेटिंग एरिया में अपने परिवार के पास वापस जाता है, जहां जोआन उससे पहले असभ्य होने के लिए माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद नज रे का नाम पुकारती है। परिवार को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां नज उनके बारे में आवश्यक जानकारी नोट करती है। सवाल उलझाने लगते हैं, जो कपल को परेशान करता है। नज फिर उन्हें पेरी को ऑर्गन डोनर के रूप में रजिस्टर करने के लिए कहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं। मना करने के बाद भी नज विषय को आगे बढ़ाती है, लेकिन रे उसे खारिज कर देता है। फिर एक अन्य नर्स उन्हें एक वार्ड में ले जाती है। पेरी को अस्पताल के बिस्तर में डाल दिया जाता है और अंत में एक डॉक्टर उसे देखता है। वह पुष्टि करता है कि पेरी का हाथ टूट गया है और उन्हें बताता है कि उसे एक प्लास्टर की जरूरत है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि पेरी के सिर पर भी चोट लगी है, तो वह उन्हें सीटी स्कैन करने की सलाह देता है। नर्सों ने पेरी की बांह पर प्लास्टर किया। फिर उसे व्हीलचेयर में रखा जाता है और सीटी स्कैन लैब में ले जाया जाता है। यह पता चला है कि एक बार में केवल एक माता पिता क्षेत्र में जा सकते हैं, इसलिए रे बाहर रहता है। अलग होने से पहले पेरी उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। उनका इंतजार करते हुए रे सो जाता है। वह कुछ घंटों में उठता है और रिसेप्शनिस्ट से उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन शिफ्ट बदल गई है और उसे कुछ भी पता नहीं है। वह उसे रिकॉर्ड्स की जांच करते समय प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। कई मिनट हो गए हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कुछ नहीं कहती है। रे ने इस बार थोड़ा नाराज होकर उससे फिर पूछा। वह फिर सुबह का रिकॉर्ड देखती है, लेकिन पेरी का नाम उसमें नहीं है।
निराश होकर रे ने पेरी की जांच करने वाले डॉक्टर को देखने के लिए कहा, लेकिन उसकी शिफ्ट भी बदल गई है। उत्तेजित होकर रे रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाता है और उसकी डेस्क को पीटता है, इसलिए वह तुरंत सीटी रूम को फोन करती है। हालांकि लैब का व्यक्ति उसे बताता है कि उस दिन लैब में केवल एक बूढ़ी औरत ही आई है। रे बहुत निराश है। वह गुस्से में उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे ऐसे देखती है जैसे वह पागल हो। वह उसे गलत अस्पताल में आने के लिए भी दोषी ठहराती है। रे जोर देकर कहते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है और किसी और से बात करने लगती है। अपने परिवार के बारे में चिंतित रे अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्र में भाग जाता है, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उसे रोका। वह उन्हें आज सुबह अपने आने की सूचना देता है। डॉक्टर दिन के रिकॉर्ड की जांच करता है, लेकिन मुनरो के नाम से कोई मरीज नहीं देखता है। निराश रे चारों ओर देखता है और उस नर्स को देखता है जिसने पहले उनकी मदद की थी। नर्स रे को पहचानती है। रे राहत की सांस लेता है, यह मानते हुए कि उसने अपनी बात साबित कर दी है, लेकिन नर्स कहती है कि वह उसकी बेटी या उसकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानती। नर्स के अनुसार रे सिर में चोट लगने के कारण आया था और अकेला था। उत्तेजित होकर रे ने नर्स पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। डॉक्टर मानता है कि उसके सिर की चोट के कारण वो ऐसे बात कर रहा है और उसका इलाज करने की पेशकश करता है। हालांकि रे लगभग नर्स पर हमला कर देता है और उसे रोकना पड़ता है। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए सेडेटिव्स का इंजेक्शन लगाया। फिर उसे गार्डों द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रग्स उसे धुंधला महसूस कर देता है। सेडेटिव्स को काम नहीं करने के लिए वो खुद को एक इंजेक्शन के साथ इंजेक्ट करता है जो उसे अलमारी में मिलता है। वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। इसलिए वह कांच का दरवाजा तोड़ देता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह बच पाता, लोगों ने उसे भागते हुए देखा। सिक्योरिटी उसका पीछा करती है, लेकिन रे किसी तरह अस्पताल से भागकर अपनी कार में छिप जाता है। अस्पताल के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी भी है। इस मौके का फायदा लेते हुए रे कार को रोकता है और पुलिस को जोआन और पेरी के बारे में बताता है। पुलिस को संदेह है कि वह झूठ बोल रहा है और उसके पहचान के लिए पूछती है। जब वह उन्हें अपनी आईडी दिखाता है, तो वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट रे को फिर से अस्पताल में आते हुए देखती है, लेकिन इस बार वह पुलिस अधिकारियों की वजह से कुछ नहीं कर सकती। वह उनकी सहायता करने से पहले सिक्योरिटी को बुलाती है। फिर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। रे पुलिस को पहले डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर मानते हैं कि रिकॉर्ड में गलती हो सकती है। रे की मांग है कि उन्हें सीटी लैब में ले जाया जाए। डॉक्टर सहमत हैं, हालांकि गार्ड उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाते हैं। रे को साफ साफ याद है कि सीटी लैब बेसमेंट में है। लैब में यह स्पष्ट है कि पेरी कभी नहीं थी। रे तब डॉक्टर बर्थराम को बुलाने की मांग करते हैं, जिन्होंने उस सुबह पेरी की जांच की थी। कर्मचारी सहमत होते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उस पेपर के साथ आता है जिस पर रे ने आज सुबह हस्ताक्षर किए थे। हालांकि यह जोआन और पेरी की उपस्थिति को साबित नहीं करता है। डॉक्टर बर्थरम अंत में आता है और बताता है कि रे अपने सिर की चोट के इलाज के लिए अकेले अस्पताल आया था। डॉक्टर ने उसे सीटी स्कैन करने के लिए कहा था, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी पत्नी ए भी बाहर उसका इंतजार कर रही है। पुलिस अधिकारियों को रे पर शक होता है क्योंकि उसने उन्हें बताया है कि उसकी पत्नी का नाम जोआन है, ए बी नहीं। रे तब खुलासा करता है कि ए बी उसकी पूर्व पत्नी है, जो कई वर्षों से मर चुकी है। असहाय रे अस्पताल पर उसके परिवार के अपहरण का आरोप लगाता है। सुरक्षा गार्ड का सुझाव है कि वे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखें कि रे झूठ बोल रहा है या नहीं। समूह तब सुबह का फुटेज देखता है, लेकिन पेरी और जोआन उनमें से किसी में नहीं है। रे का दावा है कि यह कैमरे के एंगल की वजह से है। पुलिस अधिकारी अब रे की कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। रे फिर उन्हें सच जानने के लिए गैस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि वह पेरी के स्कार्फ को उस अस्पताल के बिस्तर के पास भी पाता है, जहाँ वह सुबह थी। उसका दावा है कि इससे साबित होता है कि वह यहाँ थी, लेकिन पुलिस को इससे ज्यादा सबूत चाहिए। डॉक्टरों को संदेह है कि रे मानसिक रूप से स्थिर स्थिति में नहीं है, इसलिए वे उसे टेरेसा जैकब्स नामक मनोचिकित्सक से मिलवाते हैं। टेरेसा रे को एक कमरे में ले जाती है और उसे एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड दिखाती है, जिसमें पेरी या जोआन का उल्लेख नहीं है। टेरेसा शांति से उससे बात करती है और उस सुबह की घटनाओं के बारे में पूछती है। वह उससे ए बी के बारे में भी पूछती है।
रे ने तब खुलासा किया कि एबी की 8 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह उसे बचा नहीं सका क्योंकि वह नशे में था। निराश होकर वह रोने लगता है। टेरेसा अब निश्चित रूप से जानती है कि कुछ गलत है। वह पुलिस को सलाह देती है कि वह उस जगह का जायजा ले जहां आज सुबह दुर्घटना हुई। टेरेसा के अनुसार जोआन और पेरी अभी भी वहां हो सकते हैं। फिर पुलिस अधिकारी रे और टेरेसा को फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं। वे खोज में मदद करने के लिए बैकअप की मांग करते हैं। फिर वे पेरी के मेकअप मिरर को गड्ढे में पाते हैं। वे कंक्रीट में सूखे खून को भी देखते हैं। पुलिस को पता चलता है कि यह रे का खून नहीं हो सकता क्योंकि उसकी चोट इतनी गहरी नहीं है। लापता लोग और खून अधिकारियों को एहसास कराते हैं कि वह जगह एक अपराध स्थल है। हालांकि रे पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेकअप मिरर और खून जानबूझकर वहां पर छोड़कर उस पर झूठा आरोप लगाया है। उसका मानना है कि पुलिस अस्पताल को बचाना चाहती है जो कुछ उन्होंने जोआन और पेरी के साथ किया है। दूसरी ओर टेरेसा रे को शांत करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि पेरी के साथ क्या हुआ। रे गाली गलौज करने लगता है। टेरेसा फिर उससे पूछती है कि क्या उसने पेरी को गड्ढे से नीचे धकेल दिया। इससे रे चुप हो जाता है। वह अपने आप में खो जाता है। उसके बाद पुलिस ने उसे उसकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही वे उसे हथकड़ी लगाने वाले होते हैं, वह अधिकारी की बंदूक छीन लेता है और टेरेसा की ओर तानता है। फिर वह उन्हें गैस स्टेशन में ले जाता है और उन्हें वहीं बंद कर देता है। टेरेसा का की कार्ड लेकर रे पुलिस की गाड़ी में अस्पताल जाता है। वह बंदूक छुपाता है और अंदर चला जाता है। उसकी योजना बेसमेंट में जाने की है, जहां उसका मानना है कि जोआन और पेरी को पकड़ लिया गया है। जब वह वहां जाता है, तो वह मैटरनिटी रूम में आता है। बच्चे उसे उस दिन की याद दिलाते हैं जिस दिन एबी की मृत्यु हुई थी। वह उस मौत की याद दिलाता है जिसने एबी और उसके ना जन्मे बच्चे दोनों को मार डाला था। वह किसी तरह डॉक्टर का एप्रन हासिल कर लेता है। वह लिफ्ट में चढ़ जाता है और बेसमेंट में जाने वाला होता है, लेकिन पहले से मौजूद सुरक्षा गार्ड उसे देख लेता है। उसकी और रे की लड़ाई शुरू होती है। अंत में रे गार्ड की गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसकी चाबी ले लेता है। रे अंततः अस्पताल के बेसमेंट में है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, वह पेरी के खिलौने को पास के एक बिन में पाता है। यकीन है कि उसकी बेटी कहीं पास है। वह अपने हाथ में बंदूक लेता है और उसकी तलाश करता है। फिर वह देखता है कि 2 डॉक्टर मानव अंगों के बक्से कहीं पहुंचा रहे हैं। रे को अंत में पता चलता है कि जोआन और पेरी को उनके अंगों को निकालने के लिए यहां लाया गया था। यह उस सुबह पेरी को ऑर्गन डोनर बनाने की कोशिश कर रही नर्स को एक्सप्लेन करता है। रे फिर एक कमरे में प्रवेश करता है और लापता अंगों के साथ कई शवों को देखकर भयभीत हो जाता है। वह पेरी की तलाश में कमरे से बाहर निकलता है और अंत में उसे सर्जनों द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे दूसरे कमरे में पाता है। जोआन कमरे के कोने में बेहोश है। डॉक्टरों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया था। रे फिर बंदूक की नोक पर सर्जनों को रोकता है और जोआन और पेरी दोनों को व्हीलचेयर में रखता है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, डॉक्टरों ने उसे रोक लिया। वे उसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले हैं, लेकिन रे एक उपकरण को शूट करके और विस्फोट करके खुद को मुक्त करता है। रे अंत में व्हीलचेयर में जोआन और पेरी दोनों के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। वह दालान में एक और डॉक्टर को मारता है। वह अपने परिवार को अस्पताल से बाहर लाता है और उन्हें अपनी कार की पिछली सीट पर रखता है। परिवार आखिरकार कार से अपने घर चला जाता है। पेरी उन्हें बताती है कि उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, इसलिए रे उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक गाना गाता है। तभी कैमरा पीछे की सीट पर जाता है और हम देखते हैं कि वहां बैठे लोग 2 अजनबी लोग हैं जिन्हें रे ने उनकी सर्जरी के बीच से अपहरण कर लिया है। फिल्म में सुबह का फ्लैशबैक दिखता है और हमें पता चलता है कि पेरी की मृत्यु तब हुई थी जब वह गड्ढे में गिर गई थी, और जब रे ने जोआन को धक्का दिया तो उसने उसे भी मार डाला। रे का दिमाग उसके परिवार की मौत का कारण होने के दर्द को संभाल नहीं सका, इसलिए उसका दिमाग एक नई वास्तविकता का निर्माण करता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटी दोनों अभी भी जीवित हैं। रे का मानना है कि वह उन्हें बचा रहा है, लेकिन यह पता चलता है कि उसने सर्जरी से अजनबी लोगों का अपहरण कर लिया है। जोआन और पेरी के शव पूरे समय उसकी कार की डिक्की के अंदर ही थे। फिल्म समाप्त होती है जब भ्रमित रे को लगता है कि जोआन उसे घर ले जाने के लिए कहती है, और यह फिल्म का दिल दहला देने वाला अंत है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।